अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि एलएमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शिनाख्ती कार्ड में मॉडिफिकेशन करके मैरिटल स्टेटस अनमैरिड से मैरिड किस तरीके से करेंगे, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बिना टाइम वेस्ट किए प्रोसीजर की जानब चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ, आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनको क्या करना होगा, जो पाकिस्तान के बाहर मौजूद है उनको ये किस तरीके से करना होगा। वीडियो आपको लंबी नजर आ रही होगी, उसकी वजह यह है कि वीडियो में हर स्टेप को क्लियरली बताया गया है ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर कहीं पे भी कोई भी एक पॉइंट में मिस कर देता और उसी वजह से आपको कोई दुश्वारी का सामना करना पड़ता तो फिर आप कमेंट करते कि आपने ये चीज़ वीडियो में नहीं बताई, उसकी वजह से हमें ये नुकसान हो गया। तो इससे बेहतर यह है कि 30-35 मिनट जो है वो लगा के आप चाहे वीडियो को साइड पे प्ले कर लीजिएगा और साथ साथ प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वीडियो में कोई भी पॉइंट मिस ना हो जिसकी वजह से आपको दुश्वारी का सामना करना पड़े। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, आपको अपनी पिक्चर चाहिए, अपने मोबाइल फोन से पिक्चर अपनी बना सकते हैं। पिक्चर आपने अपनी ऐसे बनानी है, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इस पिक्चर में फेस बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, फेस बिल्कुल सामने है। तो ऐसे ही आपका फेस बिल्कुल सामने होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ये आप सब कुछ ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बस अपने मोबाइल फोन से अपनी पिक्चर बनानी है। बैकग्राउंड 1 सेकंड के अंदर अंदर आप चेंज कर लेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। कैमरा आपका अच्छा होना चाहिए, अपने अच्छे मोबाइल से, यानी कि जिस मोबाइल का रिजल्ट अच्छा है आप उससे रोशनी में पिक्चर बनाइएगा ताकि आपका फेस बिल्कुल क्लियर नजर आए। इसकी पिक्चर बना लेनी है। निकाहनामा या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी एक चीज आपके पास होनी चाहिए। निकाहनामा है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, निकाहनामा की आप मोबाइल फोन से पिक्चर बना लीजिएगा। उसके 2 पेजेस होते हैं, दोनों पेजेस को आप पेंट की मदद से एक ही पेज पे ले आएंगे। वो कैसे लेके आते हैं, मिसाल के तौर पर ये मेरी पिक्चर है, इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये पेंट में आ चुकी है। पेंट में आके इसको मैं यहाँ से पकड़ के इस तरफ कर लेता हूँ, ये हमारे पास स्पेस आ गई। इसको मिनिमाइज किया, दोबारा से मैं इस उसी पिक्चर पे क्लिक करूंगा, एडिट पे क्लिक करूंगा, ये एक और पिक्चर आ गई। कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, ये सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा, ये कॉपी हो गई या कट हो गई। उसके बाद इस पेज पे आगे कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये देखें 2 पेज आ गए। यानी कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये तो पिक्चर है। इस तरीके से जो निकाहनामा का फर्स्ट पेज है वो पहले ही होगा, एडिट पे क्लिक करके, और सेकंड वाले पेज को आप इस तरीके से लाके तो साथ रख सकते हैं। शनाख्ती कार्ड को भी इसी तरीके से उसका फ्रंट और बैक जो है वो लेके आते हैं, फ्रंट ऊपर और बैक नीचे या साइड पे भी इसी तरीके से एक पेज पे आप लेके आएंगे। तो निकाहनामा या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए, अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद उसके लिए एक एफिडेविट फॉर्म आता है, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पासपोर्ट अगर है तो उसकी पिक्चर बना लीजिएगा, अपनी पिक्चर बना लीजिएगा, शनाख्ती कार्ड की दोनों साइड की पिक्चर बना लीजिएगा और उसके बाद निकाहनामा या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की पिक्चर बना लीजिएगा। उसके बाद फिंगरप्रिंट वाला एक फॉर्म आता है, वो हमने ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होता है। वो पहले डाउनलोड नहीं कर सकते, एप्लीकेशन के दौरान ही हमने डाउनलोड करना होता है और वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ ही बताऊंगा कि वो हमने किस तरीके से करना होता है। तो अभी हम ब्राउजर को ओपन करते हैं, ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। नादरा की वेबसाइट है id.nadra.gov.pk, इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक वाले बटन पे क्लिक कर दें, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं लेकिन हमारी हौसला अफजाई जरूर हो जाती है। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। तो ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, यहाँ पे अप्लाई नाउ लॉगिन लिखा हुआ नजर आएगा, अप्लाई नाउ लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे रजिस्टर एन अकाउंट और लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट, इसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं उस पर डिटेल के साथ एक वीडियो बनी हुई है। आप यहाँ पे आसानी के साथ रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको अकाउंट बनाने वाली वीडियो देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख के इसमें अकाउंट बना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो चीज़ें अहम है वो आपसे ज़रूर शेयर करूं, तो इसलिए अब रजिस्टर्ड अकाउंट पे क्लिक करूंगा और अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा, उसमें 4-5 मिनट और लग जाएंगे। तो मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट है तो लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करूंगा। लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करूंगा, जो ईमेल है वो ईमेल और जो पासवर्ड अकाउंट बनाने के टाइम दिया था वो देने के बाद यहाँ पे ये जो कोड है सेम कोड लिख के तो लॉग इन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉग इन पे क्लिक करूंगा ये टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, इनको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो अब यहाँ पे ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ से न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे इशू ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट CNC नाइकॉप इस पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे दोबारा से आइडेंटिटी कार्ड CNC नाइकॉप इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी,
जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन्होंने ये पहला ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करना है। जो पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उन्होंने ये सेंटर वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, ये नाइकअप वाला है। सेंटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने कार्ड को ओवरसीज में किसी भी कंट्री में मंगवा सकते हैं। अगर आप पहले वाला करेंगे सिलेक्ट तो पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री में इसको आप डिलीवर नहीं करवा सकते। और दूसरे नंबर पे इसके लिए फिर आपको फिंगरप्रिंट वाला फॉर्म जो है वो किसी से वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा, किसी ऑफिसर से। अगर आप सेंट्रल वाला करेंगे तो फिर आपको वो फॉर्म किसी से वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो ओवरसीज़ में है उन्होंने लाजमी सेंट्रल वाला करना है, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो पहले वाला करेंगे, यानी कि ये CNAC वाला आईडी कार्ड वाला, और ओवरसीज़ ये नाइकॉप वाला। ये करके उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पहले कोई आइडेंटिटी नंबर इशू हुआ तो इसको आपने यस करना है। तो जैसे ही यस करेंगे अब यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना होगा। तो शनाख्ती कार्ड नंबर जैसे ही लिखेंगे उसके बाद ये एरो का निशान है, इस पे आपने क्लिक करनी है। अब यहाँ पे एक और चीज क्लियर करता चलूं, मेरा ये शनाख्ती कार्ड अभी एक्सपायर नहीं हुआ, अब इसमें 5-6 साल रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक रीप्रिंट वाला और एक मॉडिफाई वाला। जब हमारा शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया होता है तो यहाँ पे रीप्रिंट वाला ऑप्शन नहीं आता, जस्ट मॉडिफाई वाला ऑप्शन आता है या रिन्यू वाला ऑप्शन आता है। तो आपने जब भी आप शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करें या मॉडिफिकेशन में अप्लाई करें, कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, हमेशा से सेकंड वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट वाला रिन्यू, सिंपल रिन्यू वाला या रिप्रिंट वाला कभी भी नहीं करना। अगर आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया फिर भी आपने मॉडिफाई वाला ही सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे ये मॉडिफाइड डाटा और नाइकॉप है तो इसको आपने सिलेक्ट करना है, हमेशा मॉडिफाई वाला ही सिलेक्ट करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या पाकिस्तान के बाहर मौजूद है, मॉडिफाई वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जो सिंपल अपने शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करना चाहते हैं उनके लिए भी 100% बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। जस्ट क्या है उसमें कि वो उन्होंने मैरिटल स्टेटस को कुछ भी नहीं करना, टच नहीं करना, पहली बात। और दूसरे जो निकाहनामा वाला या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो फॉर्म अपलोड नहीं करना, बाकी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। उसके बाद यहाँ पे ये आपके सामने पेज आ गया। अब सबसे पहले यहाँ पे आएगा आप अपनी एप्लीकेशन नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं, अर्जेंट करना चाहते हैं या मोस्ट अर्जेंट करना चाहते हैं। तो अपनी मर्जी से जो आप नॉर्मल करना चाहते हैं, अर्जेंट करना चाहते हैं या मोस्ट अर्जेंट आप कर सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल करना चाहता हूँ, नॉर्मल पे क्लिक किया। तो उसके बाद आप कौन से कंट्री पे मौजूद है आपने वो सिलेक्ट करना है। जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनके लिए यहाँ पे ये कंट्री ऑफ स्टे का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। उनके लिए ये जस्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, बाकी प्रोसीजर सेम होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि आप कार्ड को पाकिस्तान डिलीवर करवाना चाहते हैं या अब्रॉड। तो पिछले स्टेप में मैंने आपको बताया था जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उन्होंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो वो अगर यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनके लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये मैंने नाइकॉप किया तो जस्ट नाइकॉप के लिए ये ऑप्शन आया। तो मैं इसको ओवरसीज में मंगवाना चाहता हूं तो मैं इसको इस पे क्लिक करूंगा, यानी कि सेकंड वाले पे, पाकिस्तान वाले पे नहीं, सेकंड वाले पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आ जाएगा पिक्चर। अब यहां से आपने पिक्चर अपलोड करनी है, आपने ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करके अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना है। मैं आपको बताता हूं अगर कलर बैकग्राउंड यानी कि सही नहीं होगा तो क्या एरर आएगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके तो आपने अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करेंगे वो देखें एरर दे रहे हैं, नॉट ए वैलिड जेपीईजी इमेज। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पिक्चर को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये देखें ये वाकई जेपीईजी नहीं है। अगर इसकी प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें पीएनजी फाइल है, ये पीएनजी नहीं होनी चाहिए, जेपीईजी होनी चाहिए। पीएनजी से जेपीईजी कैसे करते हैं, फाइल पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसको सेव एज पे अगर क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ये देखिए जेपीईजी। तो यहाँ से आप इसको जेपीईजी बना सकते हैं। ये जेपीजी में चेंज हो चुकी है। अब वापस आएंगे उसी तरीके से ब्राउज पे क्लिक करेंगे और ये जेपीजी पिक्चर को सिलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये देखें अपलोड हो चुकी है। अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं नहायत आसान तरीका है, ब्राउजर में लिखिएगा remove.bg लिख के आप क्लिक करेंगे, यानी कि ये वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, जो आपकी पिक्चर है उसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली इसका ये कलर देके बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, बैकग्राउंड रिमूव करेगा। उसके बाद इसको आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगी तो इसका कलर जो है ये वाइट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको बैकग्राउंड इसका चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी जैसे पिक्चर जो है ये सिलेक्ट हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। तो उसके बाद आपने यहाँ सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक चीज क्लियर करता चलूं, जब तक आप पहले वाले स्टेप को सेव नहीं करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। अगर इसको मैं सेव किए बिना नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो आगे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सेव पे क्लिक करना है, जो जो स्टेप कंप्लीट होता जाए आपने उसको सेव करते जाना है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन डिटेल अब जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा स्टेप आ गया पेमेंट। तो अब यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इन पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
किसी भी कंट्री का मास्टर या वीज़ा कार्ड यूज़ करते हुए आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये नीचे जो चीज़ें लिखनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, उसके बाद कंट्री, ये आप कोई भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान का लिखें, जिस जगह पे मौजूद है वो लिखें। ये मतलब कि 100% सही हो, ये ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर लिखना है जिस कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। कार्ड का सीवीसी कोड कार्ड की बैक साइड पे होता है, वो लिखना है। कार्ड की एक्सपायरी डेट जो है कार्ड के ऊपर लिखी होती है, वो लिखनी है। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा कन्फर्म एंड पे। कन्फर्म एंड पे क्लिक करना है। फिर आपको बताता चलूँ, किसी भी कंट्री का मास्टर या वीज़ा कार्ड आप यूज़ करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। मास्टर या वीज़ा कार्ड के अलावा आप किसी और कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने कार्ड की डिटेल दी है, तो उसके बाद वन टाइम पासवर्ड आया मेरे पास, वो वन टाइम पासवर्ड एंटर करके सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारी पेमेंट जो है ये हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर एक बार आपकी पेमेंट डिक्लाइंड हो जाती है, अगर एक्सेप्ट नहीं होती, तो आप दोबारा जो है वो उसी टाइम ट्राई कर लीजिएगा। सेम टाइम किसी टेक्निकल एरर की वजह से जो है, टेक्निकल इश्यू की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जैसे ही हमारी जो है ये पेमेंट क्लियर हुई, उसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे सारी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, आपको मिलेगा मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपने अपने नेम में चेंजिंग नहीं करनी। अगर आप अपने नेम में चेंजिंग करेंगे तो उसके मुतलका जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको देना पड़ जाएगा। तो ये वीडियो जस्ट हमारी मैरिटल स्टेटस चेंज करने की है, तो इसलिए हमने किसी भी चीज़ को टच नहीं करना। जस्ट यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, ये अनमैरिड लिखा हुआ है, इसको अनमैरिड से हमने मैरिड कर दिया, सिंपल। जैसे ही मैरिड किया तो वो कह रहा है कि निकाहनामा या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो अटैच करना है, तो बिल्कुल हम ये जो है वो अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये आपकी बेसिक लैंग्वेज कौन सी है। अब यहाँ पे आपसे ब्लड ग्रुप भी पूछेगा, अगर आपको पता है तो लिख लीजिएगा, अगर नहीं पता तो आप नन पे क्लिक कर दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहे, अगर पता है तो लिख दीजिएगा, अगर नहीं पता नो हैव आइडेंटिफिकेशन मार्क मैंने लिख दिया। उसके बाद ओल्ड सिटीजन नंबर, पुराना कोई शनाख्ती कार्ड नंबर था तो वो लिखना है। उसके बाद आर यू ए ट्विंस बिली, आप जुड़वा बच्चे थे, अगर थे तो यस, अदरवाइज नो करेंगे, तो मैंने नो किया। उसके बाद आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज आप इसको नन करेंगे, यानी कि नो करेंगे। यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद आ गया आप कहाँ पे पैदा हुए थे, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आ गई। आपने यहाँ पे मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्ट होगी। उसके बाद आ जाएगा प्रोवाइड योर पासपोर्ट डिटेल। अगर आप नाइकअप अप्लाई कर रहे हैं तो पासपोर्ट की डिटेल मांगेगा, अगर आप CNIC में कर रहे हैं तो फिर ये नहीं मांगेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने नाइकअप किया तो वो मुझसे पूछ रहा है कि पर्पज़ ऑफ स्टे, आप किस मतलब कि आप जहाँ पे स्टे कर रहे हैं उसका क्या पर्पज़ है। तो मैं यहाँ से जो है, अगर आप यहाँ पे रेजिडेंट वीज़ा है या जो भी है, आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से रेजिडेंट वीज़ा जो है वो कर लेता हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिखना है, पासपोर्ट की इशू डेट लिखनी है और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है। यहाँ तक ये हमारा यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इशू कंट्री, कौन से कंट्री का पासपोर्ट है वो यहाँ पे लिखा। आप किसी और कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ गया प्रोफेशन आपका क्या है, इस लिस्ट में से आपने सेलेक्ट करना है। अगर इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने यहाँ से वो लिखनी है, सेलेक्ट करनी है। अगर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो नन पे क्लिक कर दीजिएगा, या जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी यहाँ से आप वो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसेबिलिटी है तो वो सिलेक्ट कीजिएगा, यस कीजिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ तक ही हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ तक हम इसको सेव कर देंगे। सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ, अब उसके बाद आ जाएगी रिलेटिव की डिटेल। सबसे पहले फादर की डिटेल, फादर नेम वगैरह ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। उसके बाद मदर नेम भी ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, इसको आपने चेंज नहीं करना। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, यानी कि उसका आपको प्रूफ देना होगा आप किस बिना पे चेंज कर रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे नीचे आ गया स्पाउस की डिटेल। अब यहाँ पे अगर आप मतलब के लड़की हैं, आप अपने लिए अप्लाई करें, यानी कि अगर आप लड़की अपना मैरिटल स्टेटस चेंज कर रही है तो अपने हस्बैंड का नेम वगैरह लिखेगी। अगर लड़का चेंज कर रहा है तो अपनी वाइफ का नेम वगैरह लिखेगा। तो यहाँ पे आपने नेम लिख लेना है अपने वाइफ का या फिर अपने हस्बैंड का। उर्दू में, इंग्लिश में नेम लिखिएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये देखें उर्दू में आया, लेकिन ऑटोमेटिकली उर्दू में ये सही नहीं आया, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं और ऑटोमेटिकली आगे यहाँ पे उर्दू में आता है, तो वो ये समझते हैं कि नादरा के रिकॉर्ड में हमारा ये नेम सेव है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो आप यहाँ पे इंग्लिश लिखते हैं
उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली जो है वो उर्दू बना लेता है। तो यहाँ पे अगर उर्दू सही नहीं है तो आप इसको रिमूव करके बिल्कुल सही उर्दू में यहाँ पे नेम लिखिएगा। इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये ज़ाहिदा लिखा तो ये ऑटोमेटिकली ये नेम उर्दू में सही आ गया, यानी कि कुछ नेम यहाँ पे सही आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। उसके बाद मैरिज डेट, शादी आपकी कब हुई थी, आपने यहाँ से वो जो है डेट है वो सिलेक्ट करनी है। शादी कौन से कंट्री में हुई थी, यहाँ से वो सिलेक्ट करना है। और आपने ऐड स्पाउस पे क्लिक कर देना है। ऐड स्पाउस पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे देखें ये नीचे ऐड हो चुका है स्पाउस डिटेल में। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद नीचे आ गया, अब यहाँ पे आ जाएगा हाउस होल्ड हेड इंफॉर्मेशन। जब तक आपकी शादी नहीं होती तो आप यानी कि आपके जो घर का इंचार्ज है, घर का सरबराह है, वो वालिद वगैरह होता है। शादी के बाद अगर लड़का अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ से सेल्फ करेगा। यहाँ से वो जैसे ही सेल्फ करेगा ऑटोमेटिकली उसका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर उसका नहीं आया तो उसने खुद अपने शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिख लेना है। लेकिन अगर लड़की करेगी, लड़की यानी कि अप्लाई कर रही है तो फिर वो अपने घर का इंचार्ज अपने हस्बैंड को बनाएगी। तो वो यहाँ से फिर स्पाउस करेगी, यहाँ से फिर उसने स्पाउस जो है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिटीजन नंबर में अपने हस्बैंड का जो है वो लिखना है। ये लड़के का अप्लाई कर रहा हूँ तो इसलिए वो कह रहा है कि आप अपनी वाइफ को घर का इंचार्ज नहीं बना सकते। अगर लड़की करेगी तो वो यहाँ से स्पाउस करके आगे शनाख्ती कार्ड नंबर अपने हस्बैंड का लिखेगी। यहाँ पे ये जो है ये योर रिलेशन विद हेड, यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि जो घर का इंचार्ज है उसके साथ आपका क्या रिश्ता है। तो मैं यहाँ से सेल्फ करूंगा, सेल्फ का मतलब कि मैं खुद ही इंचार्ज हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डू यू विश टू प्रोवाइड योर फैमिली मेंबर इन्फॉर्मेशन, अगर किसी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं यस कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको नो कर लीजिएगा। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम इसको करते हैं सेव। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे अब आ जाएगा एड्रेस। अब एड्रेस, एक एड्रेस आएगा परमानेंट एड्रेस और दूसरा आएगा प्रेजेंट एड्रेस। तो अब यहाँ पे हमने प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो है वो तो पाकिस्तान का होगा, उसको आपने बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, यानी कि उसको आपने नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस आप पाकिस्तान के अंदर हैं, कोई और लिखना चाहते हैं जिस जगह पे आप मौजूद हैं, ओवरसीज वाला कोई लिखना चाहते हैं तो कोई भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का और भी ख्याल करना है आपने, बाकी ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी अगर आपका परमानेंट एड्रेस है वो लिखी होंगी, लेकिन एडिशनल एड्रेस जो है ये आपने यहाँ पे आप कुछ भी बिल्डिंग नंबर वगैरह लाजमी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ जो है वो लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस के अंदर भी जो है वो आपने ये चीज़ जो है वो लाजमी ऐड कर देनी है, यानी कि ये एडिशनल एड्रेस जो है इसमें आपने कुछ ना कुछ लाजमी लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल बिल्डिंग नंबर वगैरह कुछ लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये उर्दू वाला एड्रेस आएगा, उर्दू वाला आप लिखना चाहें आप सही इसको करना चाहें कर सकते हैं, ना भी करें तो इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक ये हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ तक हम इसको करेंगे सेव। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे अब यहाँ पे आ जाएगा हम अपने कार्ड को डिलीवर कहाँ पे करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें दो ऑप्शन दे रहा है, एक प्रेजेंट एड्रेस और दूसरा परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, देखें ऊपर सबसे पहले स्टेप पे मैंने ये सिलेक्ट किया था कि मैं अपने कार्ड को पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करवाना चाहता हूँ, और मेरे दोनों एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस भी और परमानेंट एड्रेस भी, दोनों एड्रेस भी मैंने पाकिस्तान के लिखे, तो इसलिए वो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रहा है। अगर मैंने परमानेंट एड्रेस पाकिस्तान का लिखा होता, प्रेजेंट एड्रेस मैंने सऊदी अरबिया जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ का लिखा होता, तो फिर यहाँ पे जस्ट वो परमानेंट एड्रेस पे ऑटोमेटिकली उसने टिक किया हुआ होना था। मैं प्रेजेंट एड्रेस को फिर सिलेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा प्रेजेंट एड्रेस तो ओवरसीज हो जाना था और मैंने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था कि मुझे पाकिस्तान के अंदर कार्ड चाहिए। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपने वो ये सिलेक्शन भी उस हिसाब से लाजमी करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप किसी दूसरे कंट्री का लिखने हैं तो यहाँ पे कंट्री कोड भी उस हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। मैंने पाकिस्तान का कंट्री कोड किया तो मैंने पाकिस्तान का नंबर लिखा। आप किसी और कंट्री में डिलीवर करवाना चाहते हैं तो जिस कंट्री में डिलीवर करवा रहे हैं कार्ड को वहाँ का ही मोबाइल नंबर लिखिएगा, और उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देनी है। यहाँ तक सेव हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अहम है, यहाँ पे ये वेरीफाइड, यानी कि आपका जो डाटा है आप यानी कोई ना कोई गवाह होने चाहिए ना, जो आप अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए किसी न किसी गवाह की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपने कोई भी दो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं, किसी भी कंट्री में मौजूद हैं, आप उनके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, उनका नाम, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर और उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो मैं यहाँ से ये जल्दी जल्दी ये फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दो वेरीफाइड जो है दो बंदों की डिटेल लिखनी है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, जिन दो लोगों का नाम और नंबर यहाँ पे लिखें
उन दोनों को आपने बता भी देना है कि मैंने आपका नंबर एज वेरीफाइड में लिखा है, क्योंकि अगर वो उसको कॉल करके बोलें कि इस तरह आपने यानी कि वेरीफाई किया इसके डाटा को और वो बंदा बोले नहीं जी मुझे तो पता ही नहीं है, तो फिर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो जिसका यहाँ पे एज वेरीफाइड में नेम लिखे उसे बता भी दें कि मैंने अप्लाई किया, अगर आपको कॉल आए तो आप उनको बता देना। उसके बाद यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक करनी है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ से आपने ये फिंगरप्रिंट वाला फार्म, ये डाटा एक्सेशन फार्म जो है इसको आपने डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका ये फार्म जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। इस फार्म को डाउनलोड करके आपने प्रिंट कर लेना है। आप इसको 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जब भी इसको अपलोड करना चाहें आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पे ही आपने अपलोड करना है। प्रिंट कीजिएगा आराम के साथ, 1-2 दिन के बाद जैसे ही आपको टाइम मिले इजीली हो गए, यानी कि आप इसको क्लियर करके इस पे फिंगरप्रिंट लगाइएगा। मैं आपको वो भी डिटेल बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। तो यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन सेव हो चुकी है, तो यहाँ तक अपने अकाउंट को आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। लॉग आउट पे क्लिक करूंगा मैं, लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दूंगा। अब दूसरे या तीसरे दिन जाके दोबारा जब हमारा फॉर्म ये रेडी हो जाए तो हम इसको यहाँ से ही प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा फिंगरप्रिंट वाला जो फॉर्म है ये फॉर्म है। अब यहाँ पे ये जिस बॉक्स में नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ होगा उसको आपने कुछ नहीं करना। जो बॉक्स खाली होंगे ये ऊपर लिखा हुआ भी है, राइट थंब आ गया, राइट इंडेक्स, लेफ्ट थंब और लेफ्ट इंडेक्स। तो जिस फिंगर का नेम लिखा हुआ है आप यहाँ पे फिंगर किसी भी ब्लैक या ब्लू इंक के साथ लगाएंगे। जिसमें नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है उसको आपने कुछ भी नहीं करना। जिसमें नॉट रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ उसमें आपने लगाने। आपका हो सकता है नॉट रिक्वायर्ड इधर लिखा हुआ हो, यानी कि जिसमें भी, जिस बॉक्स में भी नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ होगा उसमें नहीं लगाने, जिसमें नहीं लिखा हुआ होगा उसमें लगाने हैं। अब यहाँ पे फिंगर आपने ऐसे लगाने हैं कि आपकी फिंगर की लाइनें क्लियर नजर आनी चाहिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स का मकसद ये होता है कि आपकी वेरिफिकेशन हो। तो वेरिफिकेशन उसी सूरत में होगी जब लाइनें बिल्कुल क्लियर नजर आएंगी। तो यहाँ पे इस चीज का ख्याल करना है आपने, जो आपने फिंगर लगानी है उसकी लाइनें क्लियर नजर आए। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जिस पेपर पे आप फिंगर लगाना चाहते हैं उसके साथ एक और पेपर रखें। तो इंक पैड के ऊपर अपनी फिंगर को रखें। इंक पैड पे फिंगर को रखने के बाद जो एक्स्ट्रा पेपर है, पहले उस एक्स्ट्रा पेपर पे आराम से आप टच करें फिंगर को। उसके बाद जो उसी फिंगर को दोबारा इंक पे नहीं आपने लगाना, उसी फिंगर को दोबारा से इस पेपर पे लगाएं तो इंशाल्लाह लाइनें क्लियर नजर आएंगी। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं या जैसे आपको बेहतर लगे, लेकिन लाइनें क्लियर नजर आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। कोई भी सिग्नेचर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पहले शनाख्ती कार्ड में वही करने हैं। आप कोई भी कर सकते हैं, वो सिग्नेचर कीजिएगा। नीचे डेट लिखनी है आपने। जो भी सिग्नेचर आप इस बॉक्स में करेंगे, जो जब आपका कार्ड बन के आएगा उसमें यही सिग्नेचर होंगे। ये फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर आपने इस पे करने हैं जस्ट। अब उसके बाद जब तक आप इस पेपर को प्रॉपर तरीके के साथ स्कैन नहीं करवाएंगे, प्रॉपर तरीका क्या है जिससे आपने इसको स्कैन करवाना है, उसको बोलना है कि इसको 600 डीपीआई रेजोल्यूशन पे स्कैन करे। कलर इसका होना चाहिए ग्रे स्केल। फाइल फॉर्मेट होना चाहिए जेपीईजी। इस पे मेरी एक वीडियो भी है कि इसको किस तरीके से ऐसे स्कैन करते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये फॉर्म प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं होगा तो आपका एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फिंगरप्रिंट फॉर्म हमारा जब क्लियर हो जाएगा, अब हम वापस चलते हैं। अब वापस जाके दूसरे या तीसरे दिन, यानी कि जब भी आप वापस जाएंगे, वापस जाके दोबारा आपने उसी तरीके से अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। अपने अकाउंट में जब आप लॉगिन होंगे उसी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। ना भी करेंगे, नीचे देखें आपकी एप्लीकेशन आ जाएंगी, जितनी भी एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हुई होंगी। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन होगी उसके ट्रैकिंग नंबर के ऊपर आपने क्लिक करनी है। ट्रैकिंग नंबर पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपने एप्लीकेशन को छोड़ा होगा ये वहां से ही जाके स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये जो फिंगरप्रिंट वाला फॉर्म था, लोग क्या करते हैं अक्सर मैंने देखा है, यहाँ से ये फिंगरप्रिंट जो है उसको सिलेक्ट करते हैं फिंगरप्रिंट्स, और यहाँ पे उस फॉर्म को फिर वो अपलोड कर देते हैं। ये जिस पे हमने फिंगरप्रिंट लगाए हैं, ये इसको हम फिंगरप्रिंट फॉर्म नहीं कहेंगे, इसको डाटा एक्सेशन फॉर्म हम बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ से फिंगरप्रिंट आपने सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ से आपने ये डाटा एक्सेशन फॉर्म सेलेक्ट करना है। डाटा एक्सेशन फॉर्म को सिलेक्ट करके तो ये जो फिंगरप्रिंट वाला फॉर्म है इसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है, फिंगरप्रिंट जस्ट वो फॉर्म होता है जिसपे जस्ट हमने फिंगरप्रिंट लगाने होते हैं। लेकिन हमारा ये जो फॉर्म है इस पे हमने फिंगरप्रिंट भी लगाए, हमने साइन भी किए और हमने अपने डाटा को भी वेरीफाई किया। तो इसलिए ये डाटा एक्सेशन फॉर्म है। तो अब यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है।
ब्राउज पे क्लिक करके अब मिसाल के तौर पे मैं कोई फॉर्म सेलेक्ट करता हूं, उसको अपलोड करता हूं, मैंने वो 600 पे स्कैन नहीं किया। अगर आपका फॉर्म प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं होगा तो आपका ये एरर आ जाएगा। देखिए वो बोल रहा है कि आपका पेपर 600 डीपीआई पे स्कैन नहीं है। अगर आपका फॉर्म 600 डीपीआई पे स्कैन नहीं होगा तो आपका ये एरर आ जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से अगर स्कैन करेंगे तो वो स्कैन हो जाए, वो प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाएगा। जैसा कि मैंने प्रॉपर तरीके से भी स्कैन किया, तब उस फॉर्म को मैं करता हूँ सिलेक्ट, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही अपलोड पे मैं क्लिक करूंगा तो अगर बिल्कुल 100% 600 डीपीआई पे स्कैन होगा तो ये यहाँ पे एरर नहीं देगा, ये फौरी तौर पे जो है ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये अपलोड हो चुका है, जो भी फॉर्म अपलोड हो वो नीचे आ जाता है। तो दोबारा से बता रहा हूँ कि फिंगरप्रिंट वाला फॉर्म यहाँ पे लिस्ट में से आपने डाटा एक्विजिशन फॉर्म को सिलेक्ट करके उसकी जगह पे अपलोड करना है। अब उसके बाद बोल रहा है कि वो पाकिस्तानी या फिर गैर मुल्की पासपोर्ट जो भी आपके पास है वो अपलोड करें। तो यहाँ से मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट मैं लिस्ट में से सिलेक्ट करके ब्राउज पे क्लिक करके जो अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसको सिलेक्ट करूंगा और अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। ये दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज यहाँ से आ जाती है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर निकाहनामा। निकाहनामा के दो पेजेस होते हैं, उनको आपने पेंट की मदद से पेंट में ले जाके एक ही पेज पे दोनों को ले आना है। तो वो वहां से एक ही पेज पे दोनों पे लाके आप सेव करेंगे तो वो एक ही पेज पे मतलब उसके दोनों पेज आ जाएंगे। तो अब यहाँ से करेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट कर लिया हमने, मैरिज सर्टिफिकेट करके मैरिज सर्टिफिकेट किया और ब्राउज पे क्लिक करके हम अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करेंगे, हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर अब कुछ लोगों का आइडेंटिटी कार्ड का भी ऑप्शन देगा कि आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करें। अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड का करें तो यहाँ से आइडेंटिटी कार्ड जो है ये सिलेक्ट करके अपने पुराने शनाख्ती कार्ड की जो पिक्चर है वो आप यहाँ से अटैच कर दीजिएगा। अगर आपके पास वो नहीं करें तो फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा आपका मशवरा है कि आप आइडेंटिटी कार्ड यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। तो हमारे ये डॉक्यूमेंट जो है ये अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ तक करके इसको करेंगे सेव। तो जैसे इसको सेव करेंगे अब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब सारी इन्फॉर्मेशन को आपने एक बार रिव्यू करना है। सब कुछ बिल्कुल सही है, 100% सब कुछ ओके है। सब कुछ एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है वापस जाके उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो लास्ट में आके ये डिक्लेरेशन है, इन सब को आपने टिक करना होगा, इन सब को टिक कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से इसको आपने यस करना है। इसको यस करने का मतलब ये होगा कि मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, यानी मेरे पे कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह कोई भी केस नहीं है। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। आप इसका रिव्यू देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, अदरवाइज ये जो सबमिट दोबारा से आ रहा है ये रिव्यू का सबमिट है। एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो गई है, रिव्यू देना चाहते हैं, यहाँ पे स्टार पे क्लिक करके 5 स्टार पे क्लिक कर सकते हैं आप, मतलब अपनी फीडबैक दे सकते हैं जो भी है। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो चुकी है। अब जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी इसके बाद आपकी ये जो एप्लीकेशन है इसकी ईमेल आ जाएगी आपको। ईमेल में आपको ये बताया गया होगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। उसके बाद अगर आप नॉर्मल अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 20-22 दिन के अंदर अंदर आपकी अप्रूवल की ईमेल आएगी। अगर आप मोस्ट अर्जेंट अप्लाई करते हैं तकरीबन 2-3 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर, लेकिन 2 वर्किंग डेज यानी वर्किंग दिन के अंदर अंदर आपकी जो है अप्रूवल की ईमेल आ जाएगी। तो आप अप्रूवल की ईमेल के बाद फिर जो है वो प्रिंटिंग की यानी कि डिस्पैच की ईमेल आती है। आप अगर और भी स्टेटस चेक करना चाहते हैं यहाँ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे आप क्लिक करके तो यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन होगी उस पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये आ रहा है कि आपकी एप्लीकेशन अभी तक रिसीव नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है मैंने अभी ही अपलोड किया है तो फौरी तौर पे तो ये रिसीव नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेटस तकरीबन 2-3 दिन के बाद अपडेट होगा। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटस देख के कि अभी तक रिसीव नहीं हुई आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन आता है, अगर आपकी कोई मिस्टेक आ जाती है, आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, तो वो आपको ईमेल करेंगे। ईमेल में वो बोलेंगे अगर आपका कोई मतलब कि कोई चीज़ आपने अपलोड नहीं की, वो कोई चीज़ मतलब मिसाल के तौर पे मैंने पासपोर्ट अपलोड नहीं किया, वो बोलेंगे पासपोर्ट की पिक्चर दोबारा भेजो। पासपोर्ट की पिक्चर क्लियर नहीं है, वो मेल कर सकते हैं कि पासपोर्ट की पिक्चर क्लियर भेजो। या फिर फिंगरप्रिंट क्लियर नहीं है, वो ईमेल कर सकते हैं कि फिंगरप्रिंट दोबारा लगा के भेजो। तो उसी फॉर्म पे दोबारा आपने सही तरीके से लगा के वो ईमेल के अंदर ही लिखा हुआ होगा कि ईमेल में जाके आपने रिप्लाई करना है या अकाउंट को लॉगिन करके। तो मैक्सिमम वो ये होगा कि अकाउंट को लॉगिन करके करना होगा। यहाँ पे ये जो एक्शन का बटन आपको नजर आ रहा है, एक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एन है यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है।
तो अगर आपके फिंगरप्रिंट क्लियर नहीं होंगे तो यहाँ पे आपको एक निशान नज़र आएगा, उस निशान पे क्लिक करेंगे तो वो पेपर यहाँ जहाँ से हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वही पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे दोबारा आप अपने फिंगरप्रिंट को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर अप्रूवल की ईमेल आएगी आपको, अप्रूवल की ईमेल के बाद डिस्पैच की ईमेल आएगी। डिस्पैच आपका कौन-सी कंपनी के थ्रू आता है वो भी ईमेल में बता दिया जाएगा। उसके हिसाब से फिर आप जो है वो आपसे कोरियर कंपनी वाला राब्ता करके आपको कार्ड डिलीवर कर देगा। ये तरीका था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी सवाल है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।